हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेटसेट कोर्नर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर जो है हम लोग लेके आए हैं थ्योरीज एंड मॉडल सेक्शन से पार्ट नंबर 6 को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दोस्तों ये जो वीडियो है, ये जो आपका पार्ट नंबर 6 है दोस्तों, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक था और ज़्यादा हमने डिस्कस नहीं किए थे, लिटिल डिस्कस किए थे दोस्तों उसमें। तो इसके वजह से जो है और भी अच्छे से आप लोगों के लिए ये मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। और पिछला जो वीडियो अपलोड किया था पार्ट नंबर 6, थोड़ा सा मिस्टेक था, उसके कारण जो है उसको वीडियो को मैंने प्राइवेट कर दिया था। ओके, तो उसी के कारण जो है ये दोबारा नया एक वीडियो लेके आ रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर 6 को। देखिए यहाँ पर कौन सा थ्योरी है, हार्टलैंड और ड्रीमलैंड थ्योरी है, और ज्योग्राफिकल थॉट से, ये तो हो गया पॉलिटिकल ज्योग्राफी से, और थॉट से फिलोजॉफिकल अप्रोचेस देखेंगे, जैसे कि पॉजिटिविज्म, प्रैग्मेटिज्म और आइडियलिज्म, रियलिज्म, ये सब जो है चीज़ें हम लोग देखेंगे। बिहेवियरलिज्म, वेलफेयर अप्रोच क्या है, ये सब चीज़ें डिटेल से देखेंगे, और डिटेल हमने जो है पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं किए थे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये सब थ्योरीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये सब पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा। मैं आपको पूरा जो है वहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड करके रखा है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा वीडियोज़। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, फर्स्ट जो हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल ज्योग्राफी से, वो है मैकिंडर की हार्टलैंड थ्योरी, जो कि दिए हैं 1904 में। ठीक है, और इस थ्योरी जो है बेस्ड था कौन सी पावर के ऊपर? देखिए, लैंड पावर के ऊपर जो है बेसिस था। पूरा आप कॉपी में लिख लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन में आता है, यूजीसी नेट के एग्जाम में यही पूछा जाता है बेसिकली, कि कौन सी पावर के ऊपर बेसिस है, सी पावर या कॉन्टिनेंटल यानी लैंड पावर। तो मैं आपको बता दूं, ये लैंड पावर के ऊपर बेसिस था। और दोस्तों, मैं आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप कॉपी में लिख लीजिए। मेरे यहाँ पर कोई भी नोट्स यहाँ पर नहीं लिखा है उसके बारे में। ये जो कन्फ्लिक्ट है दोस्तों, कि आपका जो है ये जो थ्योरी है, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट है, किसके ऊपर बेसिस करेगा? या लैंड पावर के ऊपर बेस्ड है या सी पावर का ऊपर बेसिस होगा? ठीक है, ये जो कन्फ्लिक्ट है दोस्तों, ये जो डुअलिज्म कंसेप्ट है, लैंड पावर और सी पावर की, ठीक है, लैंड एंड सी पावर, तो ये फर्स्ट टाइम जो है कंसेप्ट दिया था दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ये टी महान यानी आर्थर महान ने, ठीक है, अल्फ्रेड थायर महान ने, सॉरी, ये टी महान, ये टी आप पहले लिख लीजिए, ये टी महान, महान। ओके, आप कॉपी में लिख लीजिए। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है लैंड पावर और सी पावर, ठीक है, ये कंसेप्ट इन्होंने ही पहले दोस्तों कंसेप्ट दिया था, कि एटी महान ने। ठीक है, आप कॉपी में लिख लिया, आई होप कि लिख लिए हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों इनका एक किताब था, किताब में इन्होंने इसके बारे में लिखा था। किताब का नाम है, बुक का नाम है द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपन हिस्ट्री, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपन हिस्ट्री, आप लिख लीजिए कॉपी में। ये किताब का नाम है इनका, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपन हिस्ट्री। इस किताब में इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ये कंसेप्ट दिया था, कि ये लैंड पावर और सी पावर, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके बारे में इन्होंने ही पहले बताया था। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि जो है सी पावर सबसे ज़्यादा सुपीरियर होता है, सी पावर सुपीरियर होता है। और एटी महान का जो ये है बेसिस है दोस्तों, वो बेसिस है सी पावर, यानी मैरीटाइम पावर जो है बेसिस है। ठीक है, और इन्होंने बताया था, रीजन भी दिया था, कि सी पावर सुपीरियर क्यों है, यानी क्यों पावरफुल है। ठीक है, इसका रीजन इन्होंने बताया कि सी पावर जो है दोस्तों, ये इजी और फास्ट जो है यहाँ पर हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं पानी में। ठीक है, शिप लेके अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट करें, ठीक है, तो ये इजी और फास्टर रहेगा एज कम्पेयर टू ये आपका रोड नेटवर्क। तो रोड में आपका सीधा आप नहीं जा सकते हैं, कहीं उबड़ खाबड़ होता है और भी बहुत सारा चीज़ें होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किया था ये मैरीटाइम पावर के ऊपर, और इन्होंने बताया था कि इजी और फास्टर मूवमेंट हो सकता है, और पोर्ट फैसिलिटी है, पोर्ट
पोर्ट फैसिलिटी है और बेटर ट्रेड कर सकते हैं। इसका कारण इन्होंने बता दिया था क्यों जो है सी पावर ज़्यादा सुपीरियर है। और दोस्तों एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग दोस्तों देख सकते हैं कि इंडिया का जो लोकेशन है दोस्तों, साउदर्न रीजन जो पेनिनसुलर रीजन है, तो ये आपका पता है कि ये जो कोस्टल रीजन है, ये सब कोस्टल रीजन है। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है ट्रेड वगैरह कर सकते हैं इजीली, फास्टर और इजी मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो नेपाल रीजन है, नेपाल कंट्री है दोस्तों, जो आपका इसमें नॉर्दर्न रीजन में है इंडिया की, ये तो लैंड लॉक रीजन है। ठीक है, लैंड लॉक होने की वजह से जो है इजी से जो है ट्रांसपोर्ट ट्रेड नहीं कर सकता है। तो इसके इन्होंने ये भी दिखाया था, एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दोस्तों लैंड पावर और सी पावर के ऊपर जो है कॉन्फ्लिक्ट, ये फर्स्ट टाइम दिया था A.T. महान जी ने। उनका किताब का नाम है द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपन हिस्ट्री। ठीक है, और सुपीरियर कौन सा था? सी पावर। इनका कंसेप्ट जो है सी पावर के ऊपर बेसिस था। ठीक है, आप कॉपी में आई होप कि लिख लिए हैं। ठीक है, आप चलते हैं बैक टू दी हार्टलैंड थ्योरी। तो दोस्तों इन्होंने बताया था कि जो है आपका पावर जो है लैंड पावर के ऊपर जो है बेसिस था। और ये जो थ्योरी है दोस्तों, ये थ्योरी दोस्तों जियोपॉलिटिक्स के बारे में जो है ये स्पेशल एनालिसिस दे रहा था एक। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, एक्सेसिबिलिटी एंड नेचुरल रिसोर्स बेस। तो इनका जो कंसेप्ट है हार्टलैंड जो एरिया है दोस्तों, ठीक है, इनके जो है दोस्तों इन्होंने लोकेशन बताया था कि जो है एक जो है लैंड लॉक पूरे जो है चारों तरफ से माउंटेन रीजन से और चारों तरफ से घिरा हुआ है रीजन है। एक्सेसिबिलिटी इन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो है बाहरी जो आपका जो है लोग हैं, ठीक है, अदर कंट्री का लोग है, हार्टलैंड रीजन से दूर से जो लोग यहाँ पर डायरेक्टली जो है एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है माउंटेन रीजन से। ऊपर नॉर्दर्न जो रीजन है दोस्तों, नॉर्दर्न रीजन जो है वो है पोलर रीजन, पोलर यानी आइसी कंडीशन है, तो वहाँ से भी पॉपुलेशन जो है पीपल जो है यहाँ पर इन्वेड नहीं कर सकता, यानी एंटर नहीं कर सकता। इन्होंने ये सब एक्सेसिबिलिटी के बारे में बताया था। और हार्टलैंड का इन्होंने नेचुरल रिसोर्स की बेस की बारे में भी इन्होंने बताया था कि जो हार्टलैंड जो एरियाज़ है ये बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स रिच है। लेकिन हम लोग बाद में देखे थे कि ये जो रीजन है आपका हार्टलैंड, तो वो जो है ज़्यादा आपका रिसोर्स रीजन नहीं था, रिसोर्स रिच नहीं था। ठीक है, ज़्यादातर जो एरिया था हार्टलैंड का वो वेस्टलैंड था, यानी कि इनफर्टाइल था। ठीक है, ये जो है ज़्यादा पॉपुलेशन को भी सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट है दोस्तों, एक्सट्रीम क्लाइमेट यानी कोल्ड कंडीशन है। तो यहाँ पर जो है पॉपुलेशन ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं कर सकता है। ये जो हार्टलैंड एरियाज़ है, ये सब चीज़ें दोस्तों हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, मैकिंडर ने दोस्तों वर्ल्ड को 3 हिस्सों में जो है डिवाइड कर दिया था जियो स्ट्रैटेजिक रीजन में। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर हमने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था, मैं आपको बता दिया कि ये 4 रीजन है, बेसिकली 4 ही रीजन है, लेकिन आपको किताब में मेजर जो रीजन मिलेगा ये 3 आपको मिलेगा। एक तो हार्टलैंड हो गया, एक दूसरा हो गया इनर क्रीसेंट, तीसरा हो गया आउटर क्रीसेंट, और हमने एक बताया था यहाँ पर सेकंड में, वो था वर्ल्ड आइलैंड। तो वर्ल्ड आइलैंड दोस्तों यहाँ पर इसके हार्टलैंड के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। मेजर रीजन आप लोग कॉपी में करेक्शन कीजिएगा, ये 3 कर लीजिए। ठीक है, क्या पता यूजीसी नेट के एग्जाम में यही पूछ ले कि मैकिंडर का जो वर्ल्ड डिवाइडेशन था जियो स्ट्रैटेजिक रीजन, तो कितना रीजन था, 3, 4, 5, 6, ये सब पूछ लेता है ना यूजीसी नेट के एग्जाम में, इसलिए मैंने वो वीडियो जो है प्राइवेट कर दिए हैं। ठीक है, मेजर जो इन्होंने रीजन दिया था वो 3 रीजन था। ठीक है, यूजीसी नेट के एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 3 जो रीजन है उसका फर्स्ट हार्टलैंड है, सेकेंड इनर क्रीसेंट है, आउटर क्रीसेंट थर्ड में है। तो देखिए हार्टलैंड एरिया कौन सा एरिया है, तो मैं आपको पहले डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैप में देखिए ये जो आपका यूरोप और एशिया की जो रीजन है, यहाँ पर अपर रीजन, यहाँ से ये जो रेड कलर में देख पा रहे हैं ये आपका हार्टलैंड है। तो ये जो रीजन था दोस्तों हार्टलैंड और पिवोट एरिया कर सकते हैं, ये जो रीजन था पूरा 3 साइड से माउंटेन रीजन से घिरा हुआ था। वेस्टर्न साइड में था उरल माउंटेन्स, और इसमें साउदर्न रीजन में था सेंट्रल एशियन हाईलैंड इन साउथ,
और ईस्टर्न रीजन में देखिए दोस्तों साइबेरियन हाईलैंड था ईस्टर्न रीजन में, और नॉर्दर्न रीजन जो है वो आइस बाउंड था, यानी आइसी रीजन था वहां पर नॉर्दर्न रीजन में, यानी पोलर जो रीजन है दोस्तों ये पूरा आइसी कंडीशन में था। ठीक है, और यहां पर देखिए दोस्तों इट कंसिस्टेड द होल ऑफ साइबेरिया, सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया। देखिए हार्टलैंड एरिया जो है साइबेरिया और सेंट्रल एशियन पार्ट जो है इंक्लूडेड था इसमें। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब कंट्री एशिया की जो है हार्टलैंड एरिया के अंदर आता था। ठीक है, सो दोस्तों ये जो रीजन था आपका ये क्या कहते हैं हार्टलैंड, वो नेचुरल एक फोर्ट्रेस बन गया, क्योंकि तीनों तरफ से यानी चारों तरफ से जो है माउंटेन से और नॉर्दर्न रीजन से जो है आईसी रीजन से जो है घिरा हुआ था। ठीक है, और ये इन्होंने बताया था कि रीजन ऑफ एनर्मस रिसोर्सेस, हार्टलैंड को एनर्मस रिसोर्सेस रिच बताया था, लेकिन हकीकत में नहीं था। ठीक है, और दोस्तों ये जो रीजन था दोस्तों इनएक्सेसिबल पार्ट था वर्ल्ड का, इजी से जो है एक्सेस नहीं कर सकते हैं हार्टलैंड एरिया को। और ये दोस्तों ये जो एरिया है ये लो पॉपुलेशन एरिया था और डिफिकल्ट एक्सेसिबिलिटी, यानी पहले तो यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी इजी नहीं था। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट जो रीजन है आपका वो आपका है इनर और मार्जिनल क्रीसेंट। ठीक है, इसमें कौन सा रीजन आता है वर्ल्ड की, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें जो रीजन था दोस्तों ये हार्टलैंड की आउटसाइड में जितने भी यूरोप और एशिया रीजन है इसमें इंक्लूडेड था दोस्तों मार्जिनल और इनर क्रीसेंट एरियाज में। ठीक है, होल ऑफ यूरेशिया यहाँ पर देख सकते हैं आउटसाइड दी हार्टलैंड। और दोस्तों यहाँ पर सी प्लस लैंड की तो एक्सेसिबिलिटी था ही, और यहाँ पर सी का भी एक्सेसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आउटसाइड दी हार्टलैंड एरिया यहाँ पर है। ठीक है, अगर वेस्टर्न यूरोप में आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अटलांटिक ओशियन है, और साउदर्न यूरोप में आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मेडिटेरियन रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लैंड और सी मोबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी दोनों ही था यहाँ पर। ठीक है, और बहुत सारा सिविलाइजेशन यहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों, जैसे कि ग्रीक रोमन सिविलाइजेशन, नाइल सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ईस्ट एशियन सिविलाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन सिविलाइजेशन। तो बहुत सारा जो है सिविलाइजेशन यहाँ पर था। ठीक है, इस रीजन पे। और दोस्तों अगर हार्टलैंड यहाँ पर बोला गया है टुगेदर हार्टलैंड और इनर क्रीसेंट इज डिस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड आइलैंड, तो यहाँ पर आ गया वर्ल्ड आइलैंड कंसेप्ट। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा रीजन बताया गया है, हार्टलैंड प्लस इनर क्रीसेंट। तो यहाँ पर यूरेशिया आउटसाइड द हार्टलैंड, ये जो रीजन है आपका यूरोप और एशिया का, प्लस हार्टलैंड दोनों को मिलाकर जो है वर्ल्ड आइलैंड बन रहा है। तो यहाँ पर वर्ल्ड आइलैंड के अंदर जो है कौन सा कंटिनेंट आता है ये देख लीजिए, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। देखिए मेजर जो कंट्रीज है वर्ल्ड का दोस्तों यहाँ पर यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों यहाँ पर आ रहा है। और ये जो है सबसे जो है लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलस रीजन था, और रिचेस्ट था ऑल पॉसिबल लैंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पर एक रिचेस्ट, मोस्ट पॉपुलस और लार्जेस्ट जो है ये सब कंटिनेंट्स है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया इनर और मार्जिनल क्रीसेंट। अब जो बाकी है दोस्तों वो है आपका आउटर क्रीसेंट, आउटर यानी इंसुलर क्रीसेंट। इसमें कौन सा कंटिनेंट और आपका कंट्रीज आता है देख लीजिए। इसमें आता है दोस्तों नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ऑफ सहारा इसमें आता है। ठीक है, अफ्रीका के रीजन जो है साउथ ऑफ सहारा रीजन आता है। ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, ये सब जो है आपका आता है आउटर और इंसुलर क्रीसेंट में। ठीक है, और इसमें भी था दोस्तों सी पावर से जो है, सी से जो है एक्सेसिबल यहाँ पर भी था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है मैप देख सकते हैं। दिस इज द पिवोट एरिया, यानी हार्टलैंड एरिया ये है, ये आपका इनर क्रीसेंट और ये आपका आउटर क्रीसेंट। ओके, और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मैकिंडर का बहुत ही फेमस कोटेशन यहाँ पर देखिए। इन्होंने बताया था कि हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड, जो ईस्ट यूरोप के ऊपर रूल करेगा उसका कमांड यानी हुकूमत जो रहेगा वो है हार्टलैंड के ऊपर।
और इसके बाद इन्होंने बताया था कि हु रूल्स हार्टलैंड, जो हार्टलैंड के ऊपर रूल करेगा वो कमांड करेगा वर्ल्ड आइलैंड के ऊपर। और इसके बाद इन्होंने बताया था कि जो वर्ल्ड आइलैंड की जो है जिसके ऊपर रूल रहेगा वो कमांड करेगा, उसका कमांड जो है पूरे वर्ल्ड में जो है इसका कमांड रहेगा। हु रूल्स वर्ल्ड आइलैंड कमांड्स द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो है इनका हुकूमत रहेगा अगर रूल उसका वर्ल्ड आइलैंड के ऊपर है। ठीक है, तो इनका फेमस कोटेशन आप देख सकते हैं। ओके, और इसके बाद इन्होंने बहुत सारा जो है मॉडिफिकेशन यहाँ पर लेके आया था 1919 में। 1919 सन में जो है इन्होंने इंक्लूड किया था अफ्रीका को वर्ल्ड आइलैंड के ऊपर अंदर। ठीक है, वर्ल्ड आइलैंड के अंदर अफ्रीका को इंक्लूड किया था 1990 में 1919। और 1943 सन में जो है इन्होंने डिस्क्राइब किया था अबाउट द मिडलैंड बेसिन। इसमें इन्होंने इंक्लूड किया था नॉर्थ अटलांटिक, ईस्टर्न यूएस एंड वेस्टर्न यूरोप। ओके, ये सब रीजन इन्होंने इंक्लूड किया था। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बुक्स और राइटिंग्स भी था दोस्तों इनका। तो बुक्स कौन सा था दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है यूजीसी नेट के एग्जाम में। जियोग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री 1904 यानी 1904 सन में दिया था। देन इसके बाद फेमस बुक द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी जो कि दिया था 1990 में। और इस बुक में इन्होंने जो इनका जो एरिया हार्टलैंड रीजन था दोस्तों, उनका पहले नाम था पिवोट एरिया। ठीक है, पिवोट एरिया। ठीक है, इस बुक में इन्होंने नाम चेंज कर दिया था पिवोट एरिया का एज ए हार्टलैंड। और इस बुक में इन्होंने ये मॉडिफिकेशन लेके आया था। एक और बुक है इनका द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस। इनका थर्ड बुक इनका है हार्टलैंड मैकिंटर का। ये तीनों बुक जो है दोस्तों आप कॉपी में लिख लीजिए, बुक जो है आ सकता है यूजीसी नेट के एग्जाम पे। जैसे कि आप लोग को पता है बुक एंड ऑथर भी आता है। मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, एग्जाम के पहले ही एक वीडियो और दूं बुक और ऑथर रिलेटेड। ठीक है, बुक एंड ऑथर कोशिश करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो क्रिटिसिज्म है, यहाँ से देखिए क्रिटिसिज्म, इन्होंने इनका जो है इस थ्योरी का बहुत सारा क्रिटिसिज्म है। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट जो क्रिटिसिज्म है, देखिए यहाँ पर इन्होंने ओवर सिंप्लीफाइड कर दिया था हिस्ट्री को। इन्हें डिटर्मिनिस्टिक फैशन एज ए स्ट्रगल बिटवीन लैंड एंड सी पावर व्हिच इज फार फ्रॉम द ट्रूथ। दोस्तों यहाँ पर देखिए हिस्ट्री जो है लैंड एंड सी पावर के ऊपर ज़्यादा बेसिस नहीं है। हिस्ट्री इन्फ्लुएंस होगा फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल फैक्टर्स के थ्रू दोस्तों, नॉट जस्ट ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर सिर्फ जो है ज्योग्राफिकल फैक्टर से जो है इन्फ्लुएंस नहीं होगा, यहाँ पर फिजिकल फैक्टर भी है, सोशल फैक्टर भी है, सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर से भी जो है हिस्ट्री जो है इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो है लैंड पावर के ऊपर। ओके, और इन्होंने दोस्तों यहाँ पर देखिए नज़रअंदाज कर दिया था हार्टलैंड जो एरिया है, रीजन है दोस्तों, वो परमानेंट डिफिकल्टीज था, लेकिन इन्होंने ये इसको पूरा ओवरलुक कर दिया था, यानी नज़रअंदाज कर दिया था दोस्तों। यहाँ पर देखिए इंटीरियर लोकेशन था, ये जो हार्टलैंड रीजन है दोस्तों, ये इंटीरियर लोकेशन है जहाँ पर जो है एक्सट्रीम क्लाइमेट है दोस्तों। इनके बारे में इन्होंने बताई भी नहीं था, ठीक है, मैकिंडर ने। तो ये रीजन जो था दोस्तों परमानेंट फ्रॉस्ट रीजन था, यानी कोल्ड कंडीशन बहुत ज़्यादा था। नॉर्दर्न रीजन में तो पूरा जो है आइसी कंडीशन रहता है, और कोल्ड यानी ठंडा जो है ज़्यादा रहता है इस रीजन में। तो ये जो है आपका क्लाइमेटिक कंडीशन जो है इन्होंने ज़्यादा फोकस ही नहीं किया था, यानी ओवरलुक कर दिया था। ठीक है, इसका भी जो है ये क्रिटिसिज्म है। थर्ड जो क्रिटिसिज्म है दोस्तों, हार्टलैंड जो है आपका रिसोर्सफुल नहीं था। ठीक है, मेजर जो पार्ट है दोस्तों हार्टलैंड का रीजन है वो है वेस्टलैंड, और इनकैपेबल ऑफ सपोर्टिंग है लार्ज पॉपुलेशन सपोर्ट नहीं कर सकता ये हार्टलैंड, क्योंकि यहाँ पर जो है क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल नहीं था। और इन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को इग्नोर कर दिया था, लोकेशनल क्लाइमेटिक फैक्टर को इग्नोर कर दिया था। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मॉडर्न जो एडवांसमेंट है इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री एंड डिफेंस लाइक मिसाइल्स, तो इसके बारे में भी इन्होंने
इग्नोर कर दिया था, ठीक है, इनके जो है एडमायर नहीं किया था ये सब जो है आपका एडवांसमेंट। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हार्टलैंड जो रीजन था, इन्होंने बताया था कि चारों तरफ से घिरा हुआ है माउंटेन रीजन में, माउंटेन रीजन से और ऊपर से पोलर रीजन से घिरा हुआ है। तो सोच रहा था कि यहाँ पर कोई आउटसाइडर इन्वेडर यहाँ पर जो है एंटर नहीं कर सकता है हार्टलैंड रीजन पे। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये जो मिसाइल रीजन, ये जो मिसाइल है दोस्तों प्रेजेंट टाइम में, ये तो एक सपोज कीजिए यूएसए से भी यहाँ पर हार्टलैंड रीजन से अटैक कर सकता है थ्रू दी मिसाइल। मिसाइल छोड़ेगा तो जाके यहाँ पर एग्जैक्ट आपके सर पे जाकर गिरेगा, ठीक है। तो ये जो आपका एडवांसमेंट है, इन्होंने ये इग्नोर कर दिया था। और एक क्रिटिसिज्म है दोस्तों 7 नंबर पे देखिए, इन्होंने मार्केटर प्रोजेक्शन यूज किया था, जो कि एक फॉल्स जो है पिक्चर दिया था। और इन्होंने दोस्तों देखिए पूरे वर्ल्ड को फ्लैट बता दिया था, ठीक है, जो कि स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। और दोस्तों ये याद रखिएगा मार्केटर प्रोजेक्शन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मार्केट देखिए यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन कि मैकिंडर ने कौन सी जो है प्रोजेक्शन यूज किया था अपना थ्योरी में। तो वो दोस्तों मार्केटर प्रोजेक्शन, ये आप कॉपी में लिख लीजिए, मार्केटर प्रोजेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है। अब दोस्तों देखते हैं ड्रीमलैंड थ्योरी, जो कि दिए हैं स्पैकमैन ने 1942 में। तो ये प्रोपोन्ड किया था 1942 में, और इस थ्योरी जो है पब्लिश्ड हुआ था इनका ही एक बुक दोस्तों देखिए, द जियोग्राफी ऑफ पीस, जो कि 1944 में इन्होंने ये पब्लिश किया था। ओके, प्रोपोन्ड किया था 1942 में, पब्लिश हुआ था 1944 में। ओके, और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये थ्योरी जो है ज़्यादा फोकस किया था सी पावर के ऊपर, यानी मैरीटाइम मोबिलिटी के ऊपर जो ज़्यादा फोकस किया था, नॉट लैंड पावर, जो कि मैकिंडर ने लैंड पावर के ऊपर दोस्तों ज़्यादा फोकस किया था। ये मैकिंडर की, ये जो रेड रीजन है ये मैकिंडर की रीजन है, और ये जो ब्लू रीजन है दोस्तों, ब्लू रीजन देख सकते हैं आउटसाइड दी हार्टलैंड रीजन, तो ये आपका ड्रीमलैंड रीजन है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा जो है डेवलपमेंट देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इनका भी एक कोटेशन था दोस्तों, फेमस कोटेशन था। तो कोटेशन क्या था दोस्तों देखिए, हु कंट्रोल्स द रीमलैंड रूल्स यूरेशिया, जो रीमलैंड के ऊपर जो है कंट्रोल करेगा, ठीक है, यानी जिसका रूल रहेगा, कमांड रहेगा, वो किसके ऊपर रूल करेगा, यूरेशिया, यूरोप और एशिया दोनों जो है रीजन के ऊपर। हु रूल्स यूरेशिया कंट्रोल्स द डेस्टिनीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसका जो है यूरेशिया के ऊपर कंट्रोल रहेगा, वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो है हुकूमत कर सकता है। ये बताया था निकोलस जॉन स्पैकमैन जी ने। ओके, अब दोस्तों चलते हैं जियोग्राफिकल थॉट की तरफ। यहाँ पर दोस्तों हम लोग फिलोजॉफिकल अप्रोचेस देखेंगे, डिफरेंट अप्रोचेस। ओके, तो दोस्तों देखते हैं फिलोजॉफिकल अप्रोच। हमने पिछले वीडियो में जो प्राइवेट कर दिया था उसमें सिर्फ बताया था कि पॉजिटिविज्म अप्रोच किसने दिया था, जो कि दिया था अगस्ट कम्ते ने। आइडियलिज्म दिए हैं हैरिस एंड गोल्के ने, रियलिज्म गिब्सन, न्यू और क्रिटिकल रियलिज्म दिए हैं टीपी नोन, और फेनोमेनोलॉजी दिए हैं रेल्फ जी ने, रेडिकलिज्म दिए हैं रिचर्ड पीट, और बिहेवियरलिज्म दिए हैं किर्क एंड वुलपैट ने, और वेलफेयर अप्रोच डेविड स्मिथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो अप्रोचेस है दोस्तों, मैंने इसी अप्रोच को बताया था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको अप्रोचेस कौन सी स्कॉलर दिए हैं और इसके बारे में, ठीक है, क्या मेन जो थीम है इसका, वो थीम भी इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों फर्स्ट जो फिलोजॉफिकल अप्रोचेस है वो है आपका पॉजिटिविज्म। तो पॉजिटिविज्म में क्या है हम लोग देखते हैं। सो दोस्तों पॉजिटिविज्म का जो मेन आपका ये है, मेजर थीम है, वो है दोस्तों साइंस एंड साइंटिफिक मेथड। तो इन्होंने इसमें पॉजिटिविज्म में हम लोग को पता चलेगा कि ये जो ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज है वो आता है साइंस और साइंटिफिक मेथड से, और ये दोस्तों पूरे तरीके से सेपरेट है दोस्तों रिलीजन एंड मेटाफिजिक्स ये सब चीज़ों से। तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिविज्म प्रिसाइजली डिस्क्राइब्ड एज ए फिलोसॉफिकल मूवमेंट दैट एम्फसाइज ऑन साइंस एंड साइंटिफिक मेथड as the only source of knowledge and which stood in sharp contrast to religion and metaphysics.
तो यहाँ पर देख सकते हैं एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट था और ये साइंस और साइंटिफिक मेथड के ऊपर बेसिस था, और जो कि पूरे तरीके से जो है रिलीजन और साइंस मेटाफिजिक्स से दोस्तों ये अलग था। ठीक है, शार्प कंट्रास्ट यहाँ पर देख सकते हैं, पूरे तरीके से दोस्तों यहाँ पर अलग था। ठीक है, और देख सकते हैं दोस्तों इसका जो है पॉजिटिविज्म का मेन पर्पस जो था, ये डिस्टिंग्विश रहना चाहते हैं, यानी अलग रहना चाहते हैं साइंस फ्रॉम द रिलीजन और मेटाफिजिक्स। रिलीजन, धर्म और मेटाफिजिक्स जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये सब चीज़ों से दोस्तों साइंस जो है पूरा डिस्टिंग्विश यानी अलग है। ठीक है, इसका मेन जो बेसिस था वो है साइंस एंड साइंटिफिक मेथड। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग इस एक तरीके से और भी कह सकते हैं कि ये जो फिलोसॉफिकल थॉट है दोस्तों, वेयर assertions are validated by the use of logic, साइंस, मैथ एंड फैक्ट्स। ये सब चीज़ें जो है यूज करके हम लोग assertion को वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, और इनका दोस्तों ये जो थ्योरी है दोस्तों पॉजिटिविज्म एडवोकेट किया था अगस्त कॉम्ते जी ने 1820s में। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट के इन्होंने 3 स्टेजेस बताया था अगस्त कॉम्ते जी ने। ये स्टेजेस भी याद रखिएगा। ठीक है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख सकते हैं, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव, ये तीनों स्टेज। ठीक है, तो ये आपको पता चला कि पॉजिटिविज्म जो अप्रोच है ये पूरा साइंस एंड साइंटिफिक मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका ये फिलोसॉफिकल अप्रोच है वो है आइडियलिज्म। यहाँ पर देख सकते हैं आइडियलिज्म। दोस्तों ये जो आपका अप्रोच है, ये साइंस जो पॉजिटिविज्म अप्रोच देखा आपने उसके ऑपोजिट है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये पूरा जो है इनका ये आइडियलिज्म का रियलिटी जो है माइंड डिपेंडेंट होता है, यानी मेंटल डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर कोई साइंटिफिक यूजेस ही नहीं है, चीज़ें ही नहीं है। तो यहाँ पर लोग जो सोचेगा वही रियलिटी है। ठीक है, माइंड के ऊपर, ह्यूमन माइंड के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये जो थ्योरी दोस्तों दिए हैं, ये अप्रोचेस वो दिए हैं गोयलके जी ने। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है एडवोकेट किया था आइडियलिज्म कंसेप्ट को इन ज्योग्राफी। और दोस्तों और भी इस वाला है जो कि एडवोकेट किया था गोयलके जी के साथ, वो है हैरिस 1971 में। ठीक है, आइडियलिस्टिक अप्रोच टू ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी वाज एडवोकेटेड बाय हैरिस एंड गोयलके। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, It regards reality as residing in or constituted by the mind। यहाँ पर देख सकते हैं जो रियलिटी है वो रिसाइड करता है माइंड के ऊपर दोस्तों। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएट बाय माइंड, माइंड के ऊपर दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया गया है। ओके, यहाँ पर इनका मानना है, आइडियलिज्म की जो फिलोसोफर है इनका मानना है, आइडियलिज्म इज ए ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी बेस्ड अपॉन द बिलीफ के ऊपर जो है बेस्ड है, believe that the world is constructed through the human mind instead of matter। मैटर से वर्ल्ड बना नहीं है, ये पूरा माइंड के, ह्यूमन माइंड के ऊपर जो है कंस्ट्रक्टेड है। पूरा वर्ल्ड जो है मैटर से नहीं बना है, ये बना है ह्यूमन माइंड से। समझ में आ रहा है आपको? ये देखिए, ये ह्यूमन माइंड के ऊपर जो है बेसिस था इसका आइडियलिज्म का। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं रियलिज्म। दोस्तों रियलिज्म जो है आपका आइडियलिज्म से अपोजिट है। आइडियलिज्म ने हमें देखा कि माइंड के ऊपर जो है बेसिस है, पूरा ह्यूमन माइंड के ऊपर पूरा वर्ल्ड जो है रियलिटी एग्जिस्ट करता है। लेकिन रियलिज्म में क्या है? रियलिज्म इज द व्यू दैट रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड। देखिए, ये इंडिपेंडेंट है माइंड से, इट इज नॉट माइंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज नॉट माइंड इंडिपेंडेंट, ये माइंड के ऊपर जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, ये बिल्कुल एक खुद से जो है इंडिपेंडेंट है ऑफ द माइंड, माइंड से अलग है ये चीज। ठीक है, ह्यूमन माइंड के ऊपर बेसिस नहीं है। इसका जो बेसिक फिलोसफी है दोस्तों, ये पूरा जो है लॉजिकल है और इंडक्टिव है। लॉजिकल तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा जो है फैक्ट्स बेसिस है। ठीक है, और साइंस बेसिस है। तो ये भी देखिए इंडक्टिव यानी एम्पिरिकल अप्रोच यहाँ पर इसका जो है बेसिस था। ठीक है, रियलिज्म का। और दोस्तों ये जो रियलिज्म कंसेप्ट है, ये जो अप्रोच है दोस्तों, ये दिया था गिब्सन जी ने। गिब्सन सजेस्ट रियलिज्म एज ए वायबल ऑल्टरनेटिव टू आइडियलिज्म। ठीक है, गिब्सन ने ये कंसेप्ट आपको हम लोगों को दिया था। ठीक है, रियलिज्म दोस्तों इसका जो फिलोसफी है, ठीक है, इट इज ए वेरी क्लोज
टू द ऑब्जेक्टिव फिलोसफी ऑफ पॉजिटिविज्म। ये रियलिज्म और पॉजिटिविज्म दोनों करीब करीब जो है सेम है, ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हैज डिफरेंट मेथोडोलॉजी ऑफ एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन करने का जो है अलग अलग जो है मेथोडोलॉजी था, ठीक है। और न्यू जो कंसेप्ट यहाँ पर देख सकते हैं, द कंसेप्ट ऑफ न्यू और क्रिटिकल रियलिज्म प्रोपाउंडेड बाय टीपी नून। ये देखिए न्यू रियलिज्म और क्रिटिकल रियलिज्म ये कंसेप्ट प्रोपाउंड किया था टीपी नून ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो माइंड इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर माइंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है रियलिज्म, और इसका बेसिस था लॉजिकल एंड इंडक्टिव अप्रोच, ठीक है, और दिया था गिब्सन जी ने, ओके। नेक्स्ट जो आपका फिलोसॉफिकल अप्रोच है वो है फेनोमेनोलॉजी। तो फेनोमेनोलॉजी में क्या है दोस्तों, हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट जो आपका यहाँ पर मेन थीम जो है यहाँ पर हम लोग समझते हैं। मेन थीम जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए, फेनोमेनोलॉजी वाज डिजाइन टू डिस्क्लोज द वर्ल्ड एज इट शोज इटसेल्फ बिफोर साइंटिफिक इंक्वायरी एज दैट व्हिच इज प्री गिवन एंड प्री सपोज्ड बाय द साइंसेस। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि वर्ल्ड जो है रिवील हुआ था, यानी डिस्क्लोज हुआ था हम लोग के सामने खुद से, इटसेल्फ, यानी अपने आप जो है यहाँ पर पूरे वर्ल्ड, पूरा ब्रह्मांड जो है यहाँ पर हम लोग के सामने आया था, ठीक है, बिफोर साइंटिफिक इंक्वायरी, साइंटिफिक इंक्वायरी की पहले, ठीक है। दैट इज, देखिए यहाँ पर एज दैट व्हिच इज प्री गिवन, जो पहले से दिया हुआ है, एंड प्री सपोज, सोचने से पहले से ही जो है यहाँ पर हम लोग के सामने है वर्ल्ड, पूरा ब्रह्मांड कह सकते हैं, पूरा वर्ल्ड सिस्टम, ठीक है। बाय द साइंस, साइंस जब आया है उससे पहले ही तो वर्ल्ड आया है ना, इसका मानना ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फेनोमेनोलॉजी जो है एक इंपॉर्टेंट सोर्स है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, पीपल जो है नेवर ऑब्जर्व द वर्ल्ड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, सॉरी वे। तो दोस्तों यहाँ पर पीपल यानी ह्यूमन बीइंग, हम लोग, ठीक है, आप कह सकते हैं आपके जितने भी आस पड़ोस में लोग हैं, ठीक है, जो है ऑब्जेक्टिव वे में नहीं सोचता है, ठीक है, अपने सब्जेक्टिव वे में सोचता है, ठीक है, अपना जो है उसमें क्या कहते हैं, अपना हिस्ट्री, अपना कल्चर, वहाँ पर ह्यूमन बीइंग का जो है फीलिंग्स, सब कुछ जो है, सब कुछ मिला के जो है किसी भी चीज़ को अगर सोचेंगे तो अपना जो है सब्जेक्टिव वे तो आएगा, ठीक है। रिसर्च में यही होता है, ठीक है, अगर सब्जेक्टिव वे हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्टिव मैनर में, ठीक है, तो वो रिसर्च जो है आपका वैलिड नहीं होता है, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है, रिसर्च में रिसर्च ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए पीपल जो है, आप खुद लोग जो है कैसे ऑब्जेक्टिव वे में नहीं सोचते हैं, ठीक है, अपना जो है, जो आपका फीलिंग्स है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है, वो अपना सब्जेक्टिव वे में ही होता है, ठीक है। इनका मानना है, ये जो फिलोसफी है, इस फिलोसफी का मानना यही है कि लोग जो है सब्जेक्टिव वे में सोचता है, ठीक है। We observe how the world appears to us as a phenomena, so the world's always observed subjectively। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सब्जेक्टिविटी जो है आपका टर्म भी मिल गया, ठीक है। हम लोग जैसे सोचते हैं उस तरीके से जो है वर्ल्ड हम लोग के सामने अपीयर होता है। द अपीयरेंस ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन आवर इंटेंशन। तो हम लोग का जो है इच्छा के ऊपर, हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग जो समझते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो है वर्ल्ड जो है हम लोग के सामने अपीयर होता है। वंस हाउ इट अपियर्स अफेक्ट्स व्हाट वी वांट टू डू। हम लोग जो करना चाहते हैं उस हिसाब से जो है अपीयर होता है, ठीक है। इस फिलोसफी का मानना यही है, ठीक है। यह सब्जेक्टिव जो है, यहाँ पर ये पूरा जो है थ्योरी है, ये जो फिलोसफी अप्रोच है, ये पूरा सब्जेक्टिव है, ठीक है। और ये कंसेप्ट ज्योग्राफी में इंट्रोड्यूस किया था। द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द phenomenology approach in human geography was Ralph 1970। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेल्फ, ठीक है, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, रेल्फ जी ने ये कंसेप्ट दिया था, ठीक है। इसके बाद जो आपका कंसेप्ट है वो है रेडिकलिज्म, जो कि एडवोकेट किया था रिचर्ड पीड ने, ठीक है। इन्होंने रिप्रेजेंट किया था सेपरेट बुक, ठीक है। बुक का जो है टाइटल था रेडिकल ज्योग्राफी,
दैट इज व्हाई मेनी जियोग्राफर्स कॉल हिम फादर ऑफ रेडिकल ज्योग्राफी। इन्होंने बहुत सारा जो है किताब रेडिकल ज्योग्राफी टाइटल से ही पब्लिश किया था, इसके लिए इनको फादर ऑफ रेडिकल ज्योग्राफी भी बोला जाता है। ठीक है, और दोस्तों रेडिकलिज्म ये जो कंसेप्ट है कंप्रिहेंसिव कंसेप्ट इन्होंने ही डेवलप किया था ज्योग्राफी में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो इमरजेंस है रेडिकल ज्योग्राफी का, ये टुक प्लेस यानी हुआ था यूएसए में। ठीक है, यहाँ पर देखिए द इमरजेंस ऑफ रेडिकल ज्योग्राफी प्रिंसिपली टुक प्लेस इन द यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में यह हुआ था। दोस्तों ये क्यों आया था, कब आया था, देखिए द रेडिकल अप्रोच इन ज्योग्राफी कम इन 1970s एज ए रिएक्शन टू क्वांटिटेटिव रेवलेशन एंड पॉजिटिविज्म। तो देखिए क्वांटिटेटिव रेवलेशन और पॉजिटिविज्म के जो है रिएक्शन में, इसके अगेंस्ट में ये अप्रोच आया था, रेडिकल अप्रोच। ठीक है, रेडिकल अप्रोच में मेनली सोशल इशूज देखिए ये सब जो है यहाँ पर डिस्कस किया गया था। रेडिकल अप्रोच इन ज्योग्राफी कॉन्सेंट्रेटेड मेनली द इशूज ऑफ ग्रेटर सोशल रिलेवेंस लाइक इनइक्वालिटी, सेक्सिज्म, रेसिज्म, क्राइम, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक्स एंड नॉन हाइट्स, जुवेनाइल एक्सप्लॉयटेशन ईटीसी। ये सब चीज़ें जो है रेडिकल अप्रोच, रेडिकल इसमें फिलोसॉफिकल अप्रोच में डिस्कस किया गया था। तो ये कौन सा स्कॉलर दिया था दोस्तों, रिचर्ड पीट ने, रिचर्ड पीट। ठीक है, 1970s में आया था, जो कि यूएसए में आया था। ठीक है, ये हो गया रेडिकलिज्म। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बिहेवियरलिज्म। जितने भी कंसेप्ट यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ सभी जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहेवियरलिज्म कंसेप्ट देख लीजिए। बिहेवियरल जो ये जो अप्रोच आया था दोस्तों ज्योग्राफी में 1960s में आया था, और दोस्तों ये डेवलप्ड हुआ था, इसके देखिए क्वांटिटेटिव एंड पॉजिटिव अप्रोच की अगेंस्ट में यानी ओपोजिशन में यह डेवलप हुआ था। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए पॉजिटिविज्म और क्वालिटेटिव अप्रोच जो था, इसका मानना था स्पेस जो है आइसोट्रोपिक सरफेस है, पूरा वर्ल्ड जो है आपका आइसोट्रोपिक सरफेस यानी इक्वल यानी फ्लैट रीजन है। ठीक है, कहीं पे उबड़ खाबड़ नहीं है पूरा, इनका ये सब जो है अप्रोचेस का मानना है पूरा वर्ल्ड फ्लैट है। ये हो सकता है क्या दोस्तों, ये नहीं हो सकता है ना। इसके अगेंस्ट में ही ये बिहेवियरलिज्म कंसेप्ट फिलोसॉफिकल अप्रोच आया था। इस पे आइसोट्रोपिक सरफेस नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए एक इनका मानना एक और चीज है, देखिए मैन इज एन इकोनॉमिक रेशनल पर्सन। मैन जो है इकोनॉमिक रेशनल पर्सन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है ज्यादा यूज किया गया था ये सब अप्रोच में। और दोस्तों जो इग्नोर किया गया था ह्यूमन बीइंग का जो है ह्यूमन वैल्यूज, बिलीफ, कल्चर, ये सब जो है यहाँ पर ह्यूमन डिसीजन मेकिंग में ये सब जो है नॉन रेलिवेंस यानी रेलिवेंट नहीं था। ठीक है, ये पूरा जो है यहाँ पर देखिए क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज किया गया था, जो है यहाँ पर देखिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ह्यूमन बीइंग को रेशनल इकोनॉमिक मैन सोचा गया था, स्पेस को आइसोट्रोपिक सरफेस सोचा माना गया था। तो ये सब चीज़ें जो है इसके रिएक्शन में ये बिहेवियरलिज्म अप्रोचेस आया था। ओके, बिहेवियरल अप्रोच जो है दिए हैं किर्क और विल्पर्ट जी ने। ठीक है दोस्तों, आप कॉपी में लिख लीजिएगा किर्क एंड विल्पर्ट। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा स्कॉलर और भी है, लेकिन यहाँ पर जो है मेजर जो आपका क्या कहते हैं स्कॉलर है वो है किर्क और विल्पर्ट। ओके दोस्तों, किर्क जो है प्रपोन्ड किया था इस थ्योरी को, बिहेवियरल मॉडल्स को 1951 में। और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताया था कि अगर हम लोग देखेंगे किसी भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, सेम इंफॉर्मेशन, ठीक है, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स में, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में देखेंगे तो सेम इंफॉर्मेशन का मीनिंग जो है बदल जाएगा। ठीक है, तो एक कल्चर में एक चीज को डिफरेंट मीनिंग से देखा जाता है, वही चीज को, ठीक है, डिफरेंट रिलीजियन में, डिफरेंट कल्चर में उसका जो है मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये सब आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, he asserted that in space and time the same information would have different meaning for people of different socioeconomic, ethnic, cultural backgrounds living in a similar geographical environment। ठीक है, विल्पर्ट जी ने क्या बताया, इन्होंने देखा था कि फार्मर्स जो है
farmers are not economic man or farmers were not optimizer but Simon's term they are satisfiers। फार्मर्स जो है इकोनॉमिक मैन नहीं है और फार्मर्स नॉट ऑप्टिमाइजर, ये ऑप्टिमाइजर भी नहीं। अगर ऑप्टिमाइजर होता फार्मर्स तो ये फसल उगाने के लिए दोस्तों जमीन पे, ठीक है, लैंड पे डिफरेंट जो है यूरिया सार जो है आता है, जो आपका डिफरेंट फर्टिलाइजर आता है, ये सब नहीं यूज किए थे, ठीक है। तो यूरिया जो आपका ये है आपका तो यूज नहीं करते, ठीक है। तो अगर ये जो फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, तो जमीन का जो है लैंड का फर्टिलिटी कम होगा ना, ये फ्यूचर में जाके तो वो जमीन जो है इनफर्टाइल बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, वुलपर्ट जी ने बताया था कि एक स्कॉलर वार है साइमन्स टर्म, ठीक है, इन्होंने बताया था कि ह्यूमन बीइंग जो है रेदर सेटिस्फायर है, ठीक है, नॉट इकोनॉमिक मैन नॉर ऑप्टिमाइजर, ठीक है, दे आर द सेटिस्फायर्स। सेटिस्फाई हो गए, पैसा इनकम कर लिया, बस हो गया, ठीक है, फ्यूचर के बारे में देखा ही नहीं। तो इनका मानना यह है, ठीक है। द बेसिक फिलोसॉफी ऑफ बिहेवियरलिज्म अप्रोच, देखिए बिहेवियरल ज्योग्राफर ने रिकॉग्नाइज किया था कि मैन जो है सेफ एज वेल एज रिस्पॉन्ड, सेव करता है और रिस्पॉन्ड करता है टू हिज एनवायरनमेंट, और जो है मैन और एनवायरनमेंट डायनामिकली इंटर रिलेटेड है। और इस स्पेस एनवायरनमेंट जो है डुअल कैरेक्टर है दोस्तों एनवायरनमेंट का, एक जो है सब्जेक्टिव एनवायरनमेंट, सॉरी ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट, और एक बिहेवियरल एनवायरनमेंट, जिसे हम लोग सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और बिहेवियरल। ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट क्या है, ये दोस्तों वर्ल्ड ऑफ एक्चुअलिटी है, जो हकीकत में है वो है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट which can be gauged और studied by some direct means, सेंसेस के थ्रू हम लोग देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं उस चीज को। लेकिन दूसरा जो एनवायरनमेंट है वो है बिहेवियरल एनवायरनमेंट, जो कि देखिए ह्यूमन माइंड के ऊपर जो है बेस्ड था, जिसे हम लोग मेंटल मैप भी कह सकते हैं। और दोस्तों ये एनवायरनमेंट जो बिहेवियरल जो एनवायरनमेंट है वो दोस्तों हम लोग स्टडी नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट मीन्स से, ये इनडायरेक्ट, देखिए which can be studied only by indirect means, इनडायरेक्ट मीन्स से जो है हम लोग स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसका एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। बिहेवियरल जो एनवायरनमेंट है, सपोज कीजिए कि आपके जो है आंगन में, घर के आंगन में कोई भी आपका या रास्ते में रस्सी गिरा हुआ है, ठीक है, कोई रोप गिरा हुआ है, इस तरीके से कोई रोप है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सही से दिखा रहा हूँ, एक मिनट, इस तरीके से कोई रोप जो है गिरा हुआ है रास्ते में, ठीक है, आपको दूर से देख के लग रहा है कि यह सांप है, लेकिन हकीकत में क्या है दोस्तों, हकीकत में ये तो एक रस्सी है, तो ठीक है। ये बिहेवियरल एनवायरनमेंट क्या होता है, ह्यूमन बींग्स जो सोचता है, ठीक है, वो है आपका एक, इसमें जब ह्यूमन बींग सोचता है ना, तो एक मैप, इसमें माइंड में एक मेंटल मैप क्रिएट हो जाता है कि ये सांप, शायद वो रास्ते में सांप है, लेकिन सांप तो नहीं है दोस्तों। अगर हम लोग करीब में जाके देखेंगे तो वो हकीकत में क्या होगा, वो तो एक रस्सी होगा, ठीक है। दोस्तों ये आपको मैं यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। देखिए मेंटल मैप का जो कंसेप्ट डेवलप किया था दोस्तों, ये गोल्ड एंड व्हाइट जी ने किया था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जितना भी वेरी लिख सकूं, ठीक है, उतना ही कम है। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि दिसंबर 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था, दिसंबर 18 में आया था, नवंबर 2017 में आया था, जुलाई 16 में आया था, दिसंबर 15 में आया है, सितंबर 13 में आया है, जून 2012 तक जो है ये क्वेश्चन और भी आया। अगर हमने और भी क्वेश्चन देखते तो ये क्वेश्चन हमें मिल जाता था, ठीक है, लेकिन मैंने 2012 तक ही देखा, तो बहुत सारा ईयर में दोस्तों लगभग 7 या 8 ईयर में हमें ये क्वेश्चंस मिला, ठीक है। तो दोस्तों ये मेंटल मैप कंसेप्ट जो है डेवलप किया था गोल्ड एंड व्हाइट ने, ठीक है। और दोस्तों एक स्कॉलर वार एसोसिएटेड है विद द मेंटल मैप कंसेप्ट, दैट इज लिंच, देख सकते हैं यहाँ पर लिंच या लाइंच कह सकते हैं, आल्सो एसोसिएटेड विद द मेंटल मैप कंसेप्ट। मेंटल मैप कंसेप्ट के साथ ये स्कॉलर भी एसोसिएटेड था। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको मिल रहा है व्हाइट और गोल्ड, इसका आंसर हो जाएगा व्हाइट और गोल्ड, लिंच नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन में सिर्फ आपका है
सपोज कीजिए 4 ऑप्शन दिया गया है, गोल्ड भी नहीं है, व्हाइट भी नहीं है, सिर्फ लिंच है, तो उस हिसाब से जो है उसका आंसर आप लिंच लिख सकते हैं। ठीक है, मेंटल मैप कंसेप्ट बेसिकली डेवलप किया था गोल्ड एंड व्हाइट ने। ओके, और दोस्तों मैंने आपको जो यहाँ पर दिखाया बताया कि बिहेवियरल एनवायरनमेंट और डिफरेंट एनवायरनमेंट, वो आपका इमेज, ठीक है, यहाँ पर एनवायरनमेंट, इमेज और बिहेवियर, ये तीनों जो है चीज़ों के ऊपर जो है बेसिस था। ठीक है, इसके ऊपर बेसिस करते हैं, बेस्ड है। तो एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, और उसके बाद जो है इमेज क्रिएट होगा। आपकी एनवायरनमेंट माने क्या है, आपका जो है बैकग्राउंड, आप कौन सी सोशल बैकग्राउंड से आता है, कल्चरल बैकग्राउंड से आता है, कौन सी रिलीजन में आता है। ठीक है, उस हिसाब से जो है आप किसी भी चीज़ को अगर देखेंगे तो उसका आपका इमेज क्रिएट होगा, फिर उसके हिसाब से जो है आप जो है रेस्पॉन्ड करेंगे, यानी कि आपका बिहेवियर जो है एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिहेवियरल अप्रोच। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा ऑब्जेक्टिव को, आप लोग ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव बेसिकली मैं आपको बता दूँ, इसके जो है पॉजिटिविज्म और आपका क्या कहते हैं क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आया था, उसके अगेंस्ट में ही ये अप्रोच आया था, ताकि यहाँ पर देखिए ह्यूमन का जो आपका जो फीलिंग्स है, सब्जेक्टिव जो चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पर बिहेवियरल अप्रोच में जो है यूज़ किया गया था, ताकि देखिए थ्योरी बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये ह्यूमन बीइंग का भी जो है सब्जेक्टिव मैनर जो है एनवायरनमेंट यूज किया गया था। ठीक है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, इतना भी ये बिहेवियरल अप्रोच का एग्जाम के लिए यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव वगैरह। अब लास्ट में जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो अप्रोचेस देखेंगे वो है वेलफेयर अप्रोच। यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत सारा बना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो हम लोग देखते हैं किसने ये थ्योरी दिए हैं और मेन थीम क्या है इस थ्योरी का, अप्रोचेस का। सो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डेविड स्मिथ ने ये अप्रोच दिया था, और दोस्तों ही एडॉप्टेड, देख सकते हैं डेविड स्मिथ हैड एडॉप्टेड द वेलफेयर अप्रोच व्हाइल डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का जब जो है इन्होंने प्रॉब्लम्स और प्रॉस्पेक्ट देख रहा था, तब जो है ये वेलफेयर अप्रोच इन्होंने एडॉप्ट किया था। और दोस्तों वेलफेयर अप्रोच में दोस्तों इनइक्वालिटी और इनजस्टिस, ये सब जो है टॉपिक जो है इशूज यहाँ पर डील करता है, यानी इस आपका टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है वेलफेयर अप्रोच में, इनइक्वालिटी और इनजस्टिस। दोस्तों ये बेसिकली ह्यूमन यानी सोशल जो इशूज है ज़्यादा फोकस किया गया था। यानी यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, क्वांटिटेटिव और पॉजिटिविज्म, उसका ही जो है डायरेक्शन रीडायरेक्ट करके दोस्तों यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ लेकर आया, और सोशल ज्योग्राफी का जो इशूज है, सोशल इशूज, उसके तरफ लेकर आया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इन 1970s देयर वाज ए मेजर रीडायरेक्शन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी टुवर्ड सोशल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, हंगरी, क्राइम, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, एक्सेस टू हेल्थ, एजुकेशन, etc, ये सब चीज़ों के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस किया गया था। द बेसिक फिलोसफी एम्फेसिस ऑफ वेलफेयर अप्रोच इज वन हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड हाउ। दोस्तों ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो बेसिक एम्फेसिस यानी मेन एम्फेसिस जो चीज़ के ऊपर था वो है दोस्तों हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड हाउ। यानी हु यानी पॉपुलेशन को, कौन सी पॉपुलेशन को क्या मिला, यानी व्हाट फैसिलिटी। देखिए हु माने हो गया पॉपुलेशन, व्हाट माने फैसिलिटीज, कौन सा फैसिलिटीज आप दे रहे हैं लोगों को, वेयर कौन सी एरियाज, कौन सी रीजन को आप दे रहे हैं फैसिलिटीज, हाउ यानी यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस कैसा जो है रीजन, उसका जो है जिस रीजन में आप दे रहे हैं फैसिलिटीज, प्रीवियस क्या था, प्रीवियस फैसिलिटी क्या था, और इसके बाद प्रेजेंट में क्या हो रहा है, यानी डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस अराइज क्या हो रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे इसमें। हाउ में देखिए रिफ्लेक्ट द प्रोसेस बाय व्हिच द ऑब्जर्व्ड डिफरेंसेस अराइज। ओके, तो ये समझ में आ रहा है। ओके, हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड हाउ, याद रखिएगा ये वेलफेयर अप्रोच में यूज किया गया था। तो हम लोग ने देखा था देखा भी कितना 1 2 3
4 5 6 7 डिफरेंट अप्रोचेस हम लोग ने बहुत ही शॉर्ट में देख लिया। ठीक है, तो पॉजिटिविज्म एक बार हम लोग और एक बार देख लेते हैं कौन सी स्कॉलर ने कौन सा अप्रोच दिए हैं। तो पॉजिटिविज्म दिए हैं अगस्ट कॉम्ते ने, आइडियलिज्म हैरिस एंड गोएल्के ने, रियलिज्म गिब्सन ने, रिन्यू और क्रिटिकल जो रियलिज्म है दिए हैं टीपी नून ने, फेनोमेनोलॉजी दिए हैं रेल्फ, रेडिकलिज्म दिए हैं रिचर्ड पीड, और बिहेवियरलिज्म दिए हैं किर्क और विल्पेट जी ने, और वेलफेयर अप्रोच दिए हैं डेविड स्मिथ ने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका पीडीएफ जो है वेबसाइट में अवेलेबल है, यही पीडीएफ अपडेट कर दिए हैं, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।